So, in the last class, we started with the very first lecture of lines and angles. That's chapter 6. And यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था. काम से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. So lines क्या होती हैं? तो lines, it's a collection of points which can be extended on both sides till infinity. Then कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है. इसके बाद एंगल्स. सो व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, जब दो रेज सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट करते हैं तो उनको एंगल्स बोलते हैं. तो जो रेज होती है, द रेज मेकिंग द आर्म्स, द रेज आर द आर्म्स, और जो कॉमन पॉइंट जहां से ओरिजिनेट करते हैं उसको वर्टेक्स बोला जाता था. फिर हमने बात किया था इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस ही हमारी पैरेलल लाइंस होती है. ठीक है. फिर हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया था. एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री. राइट एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री. ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180. उसके बाद स्ट्रेट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180. एंड फाइनली द रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्रीज. देन हमने बात किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं एक पेयर ऑफ एंगल के लिए यूज किया जाता है. तो जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तब उनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है. जैसे कि 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90. सो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विल बी कॉल्ड एज अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री में पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. फिर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखे थे हमने क्लास में. फिर भी डिस्कस्ड अबाउट एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स बनने की कंडीशन से, अगर उनके कॉमन वर्टेक्स है, अगर उनका एक कॉमन आर्म है, और उनका जो नॉन कॉमन आर्म होता है वो डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म होना चाहिए. यस अक्षर? सर यहाँ पर नॉन कॉमन आर्म जो है वो डिफरेंट साइड्स में या परपेंडिकुलर भी हो सकता है. परपेंडिकुलर भी हो सकता है, नॉन अलग अलग साइड पे. मान लो ऐसा, लेट्स से 45 डिग्रीज वाला जो बनेगा सिचुएशन, ये तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल 45 डिग्री ही बन रहा है. और यहाँ पे ये आपका कॉमन आर्म हो गया, सी ए लिख देता हूं, और ये आपका नॉन कॉमन आर्म हो गया, एन सी ए. The only thing is the non-common arm should be on the other different sides of the common arm. Okay? अनन्या ने हैंड रेज किया. जी अनन्या बताइए. तो एक्यूट एंगल में नॉन कॉमन, जो नॉन कॉमन आर्म है वो डिफरेंट साइड में होगा. सबसे पहले एक्यूट एंगल इज ओनली यूज्ड फॉर वन एंगल. एक्यूट एंगल हम सिर्फ एक एंगल के लिए बोलते हैं. एडजेसेंट एंगल्स वी यूज द डेफिनेशन फॉर अ पेयर ऑफ एंगल्स. तो आपको Yes, तो ये sir. चीज वहां सोचना ही नहीं चाहिए. तो I mean, सर तो अगर दो एंगल है 30 डिग्री और 60 डिग्री, हाँ तो सर उसमें क्या मतलब वो एडजेसेंट होगा? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. आप देखो, दो सिचुएशन हो सकता है. पहला, आपने अपनी नोटबुक में एक 30 डिग्री का एंगल ऐसे बना लिया, एक 60 डिग्री का एंगल ऐसे ड्रॉ कर लिया. तो Yes, sir. ये तो हो गए एक्यूट एंगल्स, बिकॉज आपने एक एक एंगल ड्रॉ किया है. बट now if the situation is like this where this angle is 30 डिग्री और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है मतलब, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा. तो अब इस केस में this 30 and this 60 will be called as an adjacent angles. 30 और 60 इन दोनों एंगल्स को adjacent angles बोला जाएगा. क्यों? क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स है. ये इनका कॉमन वर्टेक्स हो गया. ये मान लो इनका कॉमन आर्म हो गया, और ये इनके जो नॉन कॉमन आर्म है ये इनके कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स में, एक ए बी के राइट में दिख रहा है तो एक ए बी के लेफ्ट में दिख रहा है. तो ये एडजेसेंट एंगल्स के तीनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो यहाँ पे हम बोलेंगे एंगल ए सी बी, सॉरी, एंगल सी ए बी एंड एंगल बी ए डी आर adjacent angles.
इज दिस क्लियर? यस सर। और अगर सर जो डिफरेंट साइड्स हम लोग बोल रहे हैं वो लेफ्ट राइट की जगह अप और डाउन हो तो हो सकता है, अप डाउन भी बोल सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की खासियत क्या थी? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की खासियत ये थी कि एडजेसेंट एंगल्स में ही जब वो नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बना देता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में इट इज अ स्पेशल केस ऑफ एडजेसेंट एंगल वेयर द नॉन कॉमन आर्म्स मेक अ स्ट्रेट लाइन। जैसे यहाँ पे डायग्राम देखिए, तो डायग्राम में जो वर्टेक्स है O, एक हमारा रे नॉन कॉमन आर्म है OB और एक मेरा नॉन कॉमन आर्म है OA। सो OA एंड OB आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। श्रीजा ने हैंड रेज किया। हाँ श्रीजा। सर दो राइट एंगल एक लीनियर पेयर बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन एडजेसेंट होना पड़ेगा उनको। ऐसा सर नहीं एक कि बार ड्रॉ आपने, करके दिखा दीजिए ना। हाँ देखिए, देखो लीनियर पेयर का डेफिनेशन क्या है? लीनियर पेयर का डेफिनेशन है कि आपका नॉन कॉमन नॉन आर्म कॉमन आर्म अपोजिट रेज में हो। बनाने चाहिए, राइट। तो मान लो कि आप इसको कॉमन आर्म रखना चाहते हो, आप इसको कॉमन आर्म रखना चाहते हो और ये हमारा 90 डिग्री बन गया। दिस इज लेट्स से A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो अभी ACB अपने को 90 डिग्री दिख रहा है। अब अगर आपने BC को कॉमन आर्म बनाया तो AC आपका नॉन कॉमन आर्म हो गया और इसके लिए आपने मान लो इधर आपने दूसरा एंगल ड्रॉ कर लिया, दिस विल बी योर D पॉइंट मान लो। सो नाउ इवन ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंड नाउ BCD एंड ACD दे आर राइट एंगल्स as well as adjacent angles and they are also forming a linear pair of angles. इंडिविजुअली हम उनको राइट एंगल बोलेंगे, दोनों को कंबाइन देखें तो दोनों के वर्टेक्स सेम है, दोनों का कॉमन रे सेम है और दोनों के नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड्स में, एक लेफ्ट में है एक राइट। तो एडजेसेंट भी बन रहा है, एडजेसेंट के बाद लीनियर पेयर भी बन रहा है, बिकॉज लीनियर पेयर इज अ स्पेशल केस ऑफ एडजेसेंट एंगल्स where the two opposite rays where the two non-common arms they make opposite rays. Is this clear, Shija? यस सर, हाँ, थैंक यू सर। समीर कह रहे हैं कि इस लीनियर पेयर सिमिलर टू सप्लीमेंट्री एंगल। यस समीर, ऑलवेज ऑलवेज समीर। बेसिकली अंतर क्या है ना समीर, देखो लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि लीनियर पेयर इज अ पर्टिकुलर डायग्राम, वेयर सप्लीमेंट्री एंगल के केस में क्या है कि एनी एंगल विच यू हैव ड्रॉन एज 30 डिग्रीज उसके लिए सप्लीमेंट्री होगा 150 डिग्री। नाउ इट इज पॉसिबल कि आपने 30 डिग्री ऐसे बनाया होगा और आपने 150 डिग्री को ऐसे अलग से बनाया होगा, ठीक है? तो दिस विल बी योर 150 डिग्री, दिस विल बी योर 30 डिग्री। तो द ओनली डिफरेंस, the major difference between 30 degrees and 150 degrees is on the मतलब जैसे सप्लीमेंट्री वर्ड जो है ना समीर, वो हम लोग दो वैल्यूज ऑफ एंगल के लिए बोल रहे हैं, लेकिन व्हेन आई एम सेइंग अबाउट लीनियर पेयर ना, तो आई एम पर्टिकुलरली फिगरिंग और सेइंग दैट इट इज रिलेटेड टू एडजेसेंट एंगल्स, इट इज रिलेटेड टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है? कुलसुम पूछ रही है इफ टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर the angles are supplementary. Yes Kulsum, that is always true. That is what we learned as a theorem in our next slide ना, उसको हम as an axiom हमने ये चीज देखी थी, right? जैसे अगर मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं तो ये तो हमने वर्टिकली, पहले एक मिनट रुको, पहले आपके लीनियर पेयर पे आ जाते हैं। तो लीनियर पेयर पे ये रहा, if a ray stands on a line, if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles formed is 180 डिग्रीज। ये आपका लीनियर पेयर वाला ही केस है। लीनियर पेयर में जो दो एंगल्स बने दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम जो होगा हमेशा 180 डिग्रीज होगा। ओके कुलसुम, समीर इज योर आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? कुलसुम आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? Okay, so then we discussed about vertically opposite angles. What are vertically opposite angles? So when two lines intersect each other at point AO, मान लो AB और CD दो लाइंस थे जो O पे इंटरसेक्ट किए, तो उस O पे चार एंगल्स बन रहे होंगे, उन्हीं में से AOC और BOD को वर्टिकली ऑपोजिट बोला जाएगा एंड AOD एंड BOC को भी वर्टिकली ऑपोजिट बोला जाएगा।
वो जो एंगल के लिए जो सिंबल ये यूज किया गया है ना, ये जो मैंने एरो लगाया हुआ है, तो डबल एरो जहां पे लगाया है वो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहे जाएंगे एक दूसरे के, और इन दोनों को एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहा जाएगा। फिर हमने इसके ऊपर क्वेश्चन देखा था, ठीक है। एंड देन ये थ्योरम था कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड आर इक्वल। इसका हमने नीचे प्रूफ भी देखा था क्लास में, प्रूफ मैंने सॉल्व करके दिखाया था आपको, और फिर हमने इस क्वेश्चन पे अपने क्लास को एंड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो इफ दिस क्वेश्चन वाज क्लियर। क्या कोई डाउट था किसी को इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कहीं किसी को डाउट है क्या स्टूडेंट्स? दृष्टि, यस दृष्टि। सर यहाँ पे b is equals to 21 होगा। यस सॉरी 21 वैसे कैसे होगा, एक मिनट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, सही है सही है। दिस विल बी 21 बिकॉज 180 माइनस 75 इज 105, 105 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 21 डिग्रीज आएगा। इसके अलावा और कोई डाउट? लास्ट क्लास के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना स्टूडेंट्स? बिकॉज इट शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सब क्या होते हैं। देन व्हाट आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर का फॉर्म होता है, लीनियर पेयर के केस में दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यही हमारा मेन लर्निंग था लास्ट क्लास का, ठीक है। सो अब हम थोड़ा होमवर्क डिस्कशन पे आते हैं। आप लोगों को मैंने होमवर्क सॉल्व करने के लिए दिया था, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक बार मॉड्यूल ओपन कर लेता हूं। यस अदिति। डाउट था, मतलब बहुत सा डाउट था, लेकिन फिर बाद में बनाया तो क्लियर हो गया, ओके बहुत आंसर आ अच्छी गया। बात है। ओके सो पहले तो ये बताओ कि आप में से कितने लोगों ने होमवर्क सबमिट किया है? बी ऑनेस्ट, मुझे फोन चेक करने के लिए मजबूर ना करो। कितने लोगों ने होमवर्क सबमिट किया है? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सबमिटेड योर होमवर्क? नकत, आप भी अपना हैंड रेज कीजिए। So what happened to these students? Ananya, Anushka, Ashish, Nikhil, Shreya, Ali, Vish and Ankita. If you have submitted to Rohit sir, Ananya, then you can raise your hand. श्रेया, अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं था तो आप एक बार कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट करते ना। जिस भी कोऑर्डिनेटर ने आपका एडमिशन लिया हुआ है उससे कांटेक्ट करते, वो आपको हेल्प करता है इस चीज में। People who are leaving the session now, when asked about their homework, I have waiting room on कर दिया मैंने। तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अली, आपने सबमिट नहीं किया क्या? आशीष, अनीश, अनीश ने तो है। आशीष, what happened? Either you will respond or you will be removed. श्रेया, किसने बोला ये चीज? प्लीज नेम द कोऑर्डिनेटर, आई विल टॉक टू हिम।
आशीष का माइक ऑन नहीं हो रहा। हाँ माइक ऑन करो आशीष। यस सर। बोलो। सॉरी सर, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। अच्छा निखिल, व्हाट अबाउट यू? निखिल राज, अली, लेकिन मैं हमेशा अगर मैंने इतने थ्योरी पढ़ाया होगा तो मैंने ग्रुप पे तो मैं अपलोड करता ही हूं ना। चलो, आई एम नॉट रिमूविंग एनीवन बिकॉज आज की क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। एंड लास्ट क्लास में कुछ ज्यादा हाई फाई चीजें डिस्कस नहीं हुई थी, बट आज के क्लास में जो टारगेट है ना, वहां पे वी हैव मोर difficult and important things. We have more difficult and important things. आदित्य सिंह एक बार अनम्यूट करना। यस सर। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हो? सर 3। कितने क्वेश्चन मैंने दिए थे सर? और अभी उतना ऐसे नहीं है सर, कर देंगे शाम तक। नहीं तो एक काम करो, अभी करो, क्योंकि तुम्हारे केस में क्या है कि तुम हमेशा बहाने देते हो। तुम्हारे घर पे मैं फोन करके बताओ क्या? घर पे फोन करके बताओ क्या चलता है तुम्हारा? तुम्हें रिमूव कर रहा हूं मैं घर पे मैं क्लास के बाद कॉल करता हूं, ठीक है? तुमने होमवर्क नहीं किया और तुम्हारे बड़े कंप्लेंट है। मैं घर पे मैं कॉल करता हूं और फिर मैं बताता हूं, ठीक है? 3 क्वेश्चन किए और यू डोंट फील एट ऑल, वो क्या कहते हैं उसे, थोड़ी भी शर्मिंदा फील नहीं कर रहे हो? शाम तक करेंगे, रात तक करेंगे, क्यों बे? तुम्हें सही तरीके से तो चीज समझ में आती नहीं है। वो लिटरली उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, लतखोर, वो वाला सिचुएशन है तुम्हारा। थर्सडे फ्राइडे को जो पीटीएम होना है ना, उसी पीटीएम में मैंने तुम्हारी बैंड बजा देनी है। बताऊंगा फिर ऑफिस में क्या करते हो, होमवर्क क्यों नहीं किया, 48 घंटे के अंदर 3 क्वेश्चन क्यों किए हो, क्या रीजन है तुम्हारा इसके लिए? सर अभी सर मैथ का फेयर कर रहे हैं। मैथ का फेयर मतलब क्या होता है रे? बहाने है ना ये सब तो। मैथ का फेयर बोलकर क्या होता है? सर शिवम सर से पूछ लीजिएगा सर। शिवम सर से पूछ लीजिएगा। तुम्हें मैंने होमवर्क दिया है, तुम मेरा होमवर्क सॉल्व करोगे कि शिवम सर को तुम अपने एक्सक्यूजेस दोगे? शिवम सर को थोड़ी पता है कि तुम कितने बहाने मारते हो। शिवम सर नहीं तो तुम्हें पकड़ा था ना। बहाना है तुम्हारे, रिमूव करता हो तुम्हें। या तो तुम सुधर जाओ या छोड़ दो, तुम्हें सीधा बोल रहा हूं मैं। तुम दोनों में से एक ही चीज करोगे। तुम ऐसे लेकिन अवंती में नहीं चल पाओगे। ऑफलाइन में तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगा तुम्हें। या तो तुम सुधर जाओ, सॉल्व करने लग जाओ, क्वेश्चंस पढ़ने लग जाओ, वरना तुम लात खाओगे यहाँ से। एकदम लिख के दे रहा हूं तुम्हें। चलो, सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशंस नाउ। डाउट्स कहाँ पे हुआ है प्लीज बताइएगा। श्रीजा, आपने कौन सा क्वेश्चन बोला? आईसी क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, so take 4 points PQRS, draw lines by joining 4 different pairs of points. How many lines can you draw in the following cases? तो देखो, आपको कंडीशन दिया हुआ है श्रीजा, no 3 of them are collinear। तो आप क्या कर सकते थे, आपको चारों पॉइंट्स को ऐसे प्लॉट करना है, चारों पॉइंट को ऐसे प्लॉट करना है रैंडम, ताकि उसमें से कोई भी 3 एक लाइन के ऊपर ना आए। तो करने के लिए तो हम एक स्क्वायर ही बना सकते थे, रेक्टेंगल बना सकते थे। रेक्टेंगल बना लो, पैरेललोग्राम बना लो। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता, ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन करता तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर, रेक्टेंगल जो भी बनेगा। बट क्या श्रीजा, इसमें कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ रहा है? कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ रहा है? नहीं ना, ठीक है।
तो जब कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर नहीं आ रहा तो ये अपना डायग्राम उस हिसाब से हो गया। यस बताइए। यस सर, सर फर्स्ट नंबर तो बन गया था सर, सेकंड नंबर में ये प्रॉब्लम था कि सर सेकंड नंबर को हम लोग एक ही लाइन पे ड्रॉ कर देंगे ना, क्योंकि ये बोल रहा है कि 3 of these point are collinear. It means if I give you 4 points and if I ask you that draw it in such a way that 3 of these points are collinear, so if I can consider that yes अक्षर एक मिनट, P Q R, तो ये तीनों को हमने सेम लाइन के ऊपर रख दिया और मान लो S को हमने ऊपर रख दिया, S को हमने ऊपर रख दिया, ठीक है, ऐसा सिचुएशन होगा। तो सर इस सिचुएशन में आंसर सही होगा? हाँ हाँ, ये आपको बस एक तरीके से आपको बस ड्रॉ लाइंस बाय जॉइनिंग डिफरेंट पॉइंट्स, तो ये कुछ ऐसी लाइन आपको बन रही होगी, दैट्स ऑल। सर 4 Yes. का 1 में 6 लाइन्स है और 4 का 2 में 4 लाइन्स है, जो कि मैच नहीं कर रहा। सर आपका 4 के 1 में 4 लाइन्स है, जो कि आंसर 6 लाइन्स है, और इसमें 4 लाइन्स है जिसमें आपका आंसर 5 लाइन्स है। How many lines can you draw in the following cases? So no 3 of them are collinear. अच्छा, तो लास्ट वाला लाइन मैंने नहीं रीड किया था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन। यहाँ पे अगर मैं देखूं P Q R S, अगर आप इधर लाइंस देखते हो, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर, तो देखो मैं अलग अलग कलर से अलग अलग लाइंस को ड्रॉ करूंगा सो दैट इट्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो पहले PQ को ज्वाइन किया, ये एक लाइन बना, फिर मैंने PR को ज्वाइन किया, ये सेकेंड लाइन बना, फिर मैंने PS को ज्वाइन किया, ये थर्ड लाइन बना, फिर मैंने QR को ज्वाइन किया, ये मेरा फोर्थ लाइन बना, एंड मैंने SR को ज्वाइन किया, ये मेरा फिफ्थ लाइन बना, फिर मैंने SQ को ज्वाइन किया, ये मेरा सिक्स्थ लाइन बना। तो इसमें कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। और ऐसे कितने लाइंस ड्रॉ हुए टोटल आई हैव ड्रॉन 6 लाइंस। इसी की बात कर रहे थे अक्षर? यस सर। हाँ गाइस, आई थिंक कलर देख के तो सबको पता चल गया ना, सबके सब अलग अलग लाइंस बने 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ठीक है? यस सर। हाँ श्रीजा, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब मैं सेकेंड वाला ड्रॉ कर लेता हूं एक बार। यस समीर। यस समीर बताओ। यस कुलसुम। सर सेकंड जो बोल रहा है 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो उसको मैंने भी 3 पॉइंट्स कॉलिनियर में बनाया, लेकिन जब मैंने फिगर को ज्वाइन किया तो 5 लाइंस आ रहा है और आंसर में 4 लाइंस दिया हुआ है। यस सर, मेरा भी ऐसा ही हो रहा है सर। वो इसीलिए क्योंकि वो लाइंस तो आपके PQ और QR वाले 5 अलग लाइंस नहीं होंगे ना। ये देखो, जब आप PQ और QR वाला जो लाइन है, उस लाइन का मतलब क्या होता है? यू कैन एक्सटेंड इट इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड्स ना। यस। तो वो तो आपको एज अ सिंगल लाइन काउंट करना पड़ेगा। आप PQ और QR को अलग अलग लाइंस काउंट करोगे क्या? नहीं ना, दे आर द सेम लाइंस। यहाँ पे सारे कोई भी लाइंस आइडेंटिकल नहीं है। यहाँ पे क्या था? PQ एंड QR। आप अपने मन में लाइन सेगमेंट बना रहे हो, आपने अपने मन में PQ एंड QR को अलग अलग सोचा है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लाइन, क्वेश्चन में तो लाइन बोला ना, कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो लाइंस तो हम, लाइन की खासियत क्या होती है? आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है? तो अब अगर आप देखो तो ये येलो कलर से हमारा ये पहला लाइन बना हुआ है, दूसरा लाइन हो जाएगा ये, दूसरा लाइन हो जाएगा ये, तीसरा लाइन हो जाएगा ये, और चौथा लाइन हो जाएगा ये, ठीक है? सो वी हैव ओनली 4 लाइंस। श्रीजा, टेल मी इफ इट इज ओके सेकेंड वाला। बाकी
अदिति राज हैंड रेज किया, यस बताइए। सर कुछ बोला था कि आंसर आ गया है। ओके ठीक, यस तनिषा। सर क्वेश्चन नंबर 8 इन क्लास एक्सरसाइज। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ उस पे। अक्षर कोई डाउट यहाँ पे? चलो, so let's move to in class exercise question number 8. In the figure AB and CD are straight lines, OP and bisectors. अच्छा, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है तनिषा? डिवाइड करता है वो इक्वल एंगल्स में, ठीक है। तो इफ OP is the bisector, let me zoom it. So अगर OP मेरा बाइसेक्टर है, then दिस वैल्यू इज x, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। सिमिलरली if OQ is my bisector of AOC, if OQ is my bisector of AOC, तो अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट गाइस, आप एक चीज बताओ, आई नीड टू शो दैट रे OP एंड OQ आर इन द सेम लाइन। क्या हमने लास्ट क्लास में ऐसा कोई थ्योरम या एक्सियम किया था जहां पे हमने प्रूफ किया था कि वो दोनों सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं? यस अदिति? सर हमने प्रूफ किया था। हाँ किया था ना, यस सर। तनिषा का डाउट है तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम तनिषा। यस तनिषा? तो मैंने ना जैसे कि सर एंगल है AOD, तो सर उसको एंगल 1 माना है, फिर सर एंगल DOP को सर ऐसे करके एंगल 2 सर करके मार्क कर दिया 6 एंगल्स तक पहले। रुको, तो मैं वैसे ही करता हूँ। एंगल 1, यस सर। ठीक है, यस। उसके बाद क्या किया आपने? सर बाइसेक्ट कर रहा है OP एंगल BOD को, तो सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। If OP is bisecting, sorry, OP is bisecting BOD, तो BOD को ठीक से देखो, इट इज एंगल 2 प्लस एंगल 3। डायग्राम को देखिए एक बार, एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो रहा है ना। यस। तो उस हिसाब से अगर आपने यहाँ से मार्किंग शुरू की थी 1 2 3 4 5 6, so 2 will be angle 2 will be equal to angle 3, and similarly OQ is the bisector of AOC. तो ध्यान से अगर आप AOC को देखो तो वो 5 और 6 हो रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। So students, अब सबसे इम्पोर्टेंट है, I need to prove that the rays are on the same line. तनिषा बताओ, क्या हमने कोई एक्सियम किया हुआ इस तरीके का? यस सर। किया हुआ है ना। लेट्स गो टू दैट एक्सियम। अच्छा, और साथ में ना वॉइस बहुत ईगो कर रहा है, तो मैं आपके इसको म्यूट करता हूँ, वहीं से इशू है। मैं लैंग्वेज भी बताता हूँ, हाउ टू राइट दिस। ओके, ABCD। सो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक बार वो दिखाता हूं जहां पे हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है। हाँ, सो दिस एक्सियम विल बी यूज्ड हियर तनिषा। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, देन द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लाइन। ठीक है, लीनियर पेयर वाला ही फंडा यूज कर सकते हो एक तरीके से, जैसे कि ये इफ द रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो अगर हम ये शो कर दे कि उस लाइन के ऊपर बाकी सारे एंगल्स जो भी बन रहे हैं उनका सम अगर 180 डिग्री होगा,
तो वो जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, मैं प्रूफ कर पाऊंगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अक्षर पूछ रहे सर एक्सियम नंबर भी याद किया जाता है? नहीं अक्षर, हमको एक्सियम पता होना चाहिए। वो तो हमने सबसे पहले एक्सियम 1 याद रखा है तो इसलिए, बट एज सच आपको खाली एक्सियम पता होना चाहिए। यस अदिति। सर मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के सॉल्व किया तो आंसर आ गया, वो सही है ना? कैसे? इक्वेशन 1 और 2 मान के, जैसे एबी जैसे सेट लाइन स्ट्रेट लाइन एंगल एओडी प्लस एंगल बीओपी प्लस एंगल पीओबी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 आपकी आवाज एंगल पीओ नहीं सर। अदिति मैंने म्यूट किया, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही थी। ठीक है, ओके। अब सुनो, सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शिजा, आप लेट के पढ़ाई कर रहे हो क्या? Okay, so everyone just focus here. हाँ बोलो। हाँ सर, एंगल ए हम एबी इज स्ट्रेट लाइन एंगल एओडी प्लस एंगल डीओपी प्लस एंगल पीओबी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंगल पीओबी इक्वल टू एंगल एओक्यू वर्टिकली अपोजिट इक्वेशन 2 ऐसे करके सॉल्व किया और इक्वेशन 1 और 2 में से 1 और 2 को ऐड कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है, एक बार देख लो, वेरीफाई करो। ठीक है, यस सर। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइंस। लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज को भी लिख रहा हूं यहाँ पे, नकल लैंग्वेज लिखना जरूरी है। कुलसुम, लैंग्वेज के बेसिस पे भी इन सब क्वेश्चन में मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, वी आर प्रूविंग। प्रूफ के क्वेश्चन में लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस नहीं होता। वहां पे आपने सही थ्योरम लगाया है कि नहीं, ये देखा जाता है। तो जैसे कि ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइंस, AB and CD are straight lines, so I can say that angle AOC is equal to angle BOD, ब्रैकेट में लिखेंगे vertically opposite angles VOA and angle AOD is equal to angle BOC। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, सो AOC इज इक्वल टू BOD आपका फर्स्ट हो गया, AOD इज इक्वल टू BOC आपका सेकेंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। राइट, इसको हम मार्क कर लेते हैं फिलहाल 1, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मार्क कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ करना है कि PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है PQ, OP and OQ are on the same line। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि OP and OQ are on the same line ना, तो सिर्फ इतना दिखा दो कि ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है। ये दिखा दो कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपका काम हो जाएगा।
तो वो कैसे दिखाए? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OP is the bisector of AOD. क्वेश्चन के मुताबिक OP आपका बाइसेक्टर है AOD का। तो बाइसेक्टर क्या करता है ना, वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो वी गेट AOP इज इक्वल टू POD। AOP इज इक्वल टू POD। इसको मैं x मान लेता हूं, इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है। तो देखो मैं अब यहां पे इसको x लिखता हूं, इसको x कर दिया और यहां पे भी इसको x कर दिया। फिर OQ is the bisector of angle BOC. OQ is the bisector of angle BOC दिया हुआ है। लिखना पड़ता है, I mean, ये ऊपर लिख सकते थे, ये ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो मैंने ऊपर गिवन और टू प्रूफ नहीं लिखा हुआ है, गिवन और टू प्रूफ नहीं लिखा हुआ है, मैं सीधे सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। सो एंगल COQ इज इक्वल टू ऐसा कर लेते हैं, AOC इज इक्वल टू BOD जो दिया है ना, इसको मान लेते हैं Z, इसको मान लेते हैं Z से। ब्रैकेट में तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा था, तो इसको अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं तो ये Z हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? जिन जिन लोगों को क्वेश्चन 8 में प्रॉब्लम, तनिषा, इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? आई हैव ओनली यूज्ड द गिवन इंफॉर्मेशन टिल नाउ। मैंने क्या यूज किया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, फिर मैंने क्या यूज किया? बाइसेक्टर वाली चीज, और उसके अकॉर्डिंग देखो मैंने डायग्राम पे मार्क कर दिया। क्लियर है? गुड। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड दैट पॉइंट O? उस पॉइंट O के अराउंड सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री, राइट। सो हम लिखेंगे sum of all the angles around point O will be equal to 360 degrees। तो अब देखो, तो 360 डिग्रीज के अराउंड सारे एंगल्स अल्टीमेटली क्या है? सारे एंगल्स या तो उसमें से कुछ x है, कुछ y है, कुछ z है। तो अगर मुझे ऐड करना हुआ तो कैन आई से दैट अल्टीमेटली x is getting repeated for 2 times, y is getting repeated for 2 times, z is repeated for 2 times, so 2x plus 2y plus 2z is equal to 360 होगा। 2 दोनों जगह से कैंसिल करोगे तो x plus y plus z कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। देख के बताओ तो। कोई दिक्कत यहां तक? फिर बिकॉज अगर आप एंगल O के अराउंड अगर आप सारे एंगल्स का सम करते हो तो x 2 बार ऐड होगा, y वाला एंगल 2 बार ऐड होगा एंड z वाला एंगल 2 बार ऐड होगा। ठीक है? एंड सिंस Tanisha, since we need to prove that OP and OQ are on the same line, तो उसके लिए मुझे दिखाना पड़ेगा कि उसके ऊपर जितने एंगल्स थे उन सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है। मुझे ये दिखाना होगा कि OP एंड OQ के सेम साइड में जितने भी एंगल्स बन रहे थे उन सबका सम करने से टोटल 180 डिग्री हो रहा है। बिकॉज वो 180 डिग्री कब बनता है? जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही 180 डिग्री बनता है ना। तो आप देखिए कि OP और OQ के ऊपर में कौन से एंगल्स दिख रहे हैं? X, Z एंड Y।
और हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि एक्स वाई जेड इज 180 डिग्री। तो डू आई नीड टू सॉल्व इट फर्दर? इसके आगे एक दो लैंग्वेज बचा हुआ है, बस एक दो लाइंस लिखना है। 95% of the question is done. Got it? Perfect. Okay, चलो moving on to the next question. इसके बाद होमवर्क में क्या दिक्कत है? यो वेलकम नखत, यो वेलकम तनिषा। व्हाट इज द आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डाउट है बताओ? होमवर्क में कहीं पे प्रॉब्लम? होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है शुभम? 8 और 9, तो पहले 4 पे आते हैं, 4 के बाद 8 और 9 पे चलते हैं। सो प्लीज नोट करते रहिएगा। ये वाला जो मैं लिखूंगा ये इस बुक के ऊपर लिख रहा हूं, तो नोट करना। एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन, एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। Angle A and angle B will be equal to 180 degree. Next, angle B and angle C are complementary दिया हुआ है। Angle B and angle C are complementary दिया हुआ है। Complementary का मतलब कितना होता है? It's 90 degrees. So angle B plus angle C will be equal to 90 degrees. ठीक है? अच्छा guys, क्या आप लोगों को दो equations को subtract करना पता है? Do you know how to subtract two equations? कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? नखत को नहीं पता। नखत देखिए, हम जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, जैसे मान लो ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 1 है, दूसरा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है? ऊपर इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होते हैं उसी ऑर्डर में, और दोनों के राइट हैंड साइड उसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे 1 पहले लिखा हुआ है ना, तो आप 1 के लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखोगी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी पहले लिखोगी, ब्रैकेट माइनस। अब सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को लिखो, सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को लिखो, तो दैट इज एंगल बी प्लस एंगल सी। फिर आओ इक्वल टू पे, क्योंकि आपने दोनों इक्वेशंस के एलएचएस को डील कर लिया, अब आपको सेम चीज दोनों इक्वेशंस के आरएचएस के साथ डील करना है। इफ यू आर राइटिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वल टू के बाद आपको पहला इक्वेशन का आरएचएस माइनस सेकंड इक्वेशन का आरएचएस करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस इज 180 माइनस सेकंड इक्वेशन का आरएचएस इज 90। नो नखत, साइन विल नॉट चेंज। आप यू विल राइट द वैल्यूज एज इट इज। देख सकते हो ना, मैंने सबको ब्रैकेट में डाल दिया इसलिए क्लैरिटी के लिए। LHS of first equation minus LHS of second equation will be equal to RHS of first equation minus RHS of second equation. I hope this is clear to everyone. Now when I will open the brackets on the left hand side, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट को ओपन करूंगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी is equal to 180 minus 90. 180 minus 90 will be 90. So angle B cancel हो गया, and finally angle A minus angle C कितना निकल कर आ गया? वो निकल कर आ गया 90 डिग्री। I think clear है solution? Yes अदिति? सर 8 का आंसर आ गया, क्योंकि मेरा भी OP and OQ सेम लाइन पे, ये भी कुछ प्रूफ कर दिए। अच्छी बात है, बट यहाँ पे जो इतना कह रहे हो, टेस्ट में नंबर पे क्या हो गया था? सर पता है, उस समय तबीयत खराब था, उसमें वीकनेस हो गया था, हीमोग्लोबिन कम हो गया था। निधि की बहन हो ना आप? यस सर। निधि की तबीयत भी अगर खराब होगी ना, तो भी वो 60-70% स्कोर करती है, पता है ये चीज? यस पता है। हाँ, तो थोड़ा सा रेपुटेशन को थोड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा आपको। उसने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं आपके लिए, तो आपको उसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है? और किसका डाउट था क्वेश्चन नंबर 4 में? इज दिस क्लियर? आस्था, इज दिस क्लियर? नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लो।
I'll give you 2 minutes, नोट कर लीजिए इसको. That is also correct, समीर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. Nakat and Asta, have you done, have you noted this now? Can I move forward? Okay. Asta, done? Okay. Chalo. So next, question number 8. हाँ. शुभम, क्वेश्चन नंबर 8 पे एक बार पहले अनम्यूट करना. शुभम, अनम्यूट करना. ओके. सो आपने इस क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा कुछ सॉल्व किया है, क्या किया बताना एक बार. लैपटॉप का माइक काम नहीं करता. ठीक है, देखो शुभम, रे ओ ई बाइसेक्ट्स ए ओ बी लिखा हुआ है. ओ ई बाइसेक्ट करने का मतलब है ये एंगल और इस एंगल को हाफ में डिवाइड कर देगा. तो ये x और x हो गया. ठीक है. साथ में आपको क्वेश्चन ने बोला है दैट OF इफ इज अपोजिट टू रे OE. अगर OF इज अपोजिट टू रे OE है, implies OF and OE are on the same line. ऑपोजिट का मतलब तो सेम लाइन पे होना हो गया कि नहीं. और अगर ये सेम लाइन पे है, अगर ये सेम लाइन पे है तो मैं क्या कह सकता हूं, लीनियर पेयर वाला कह सकता हूं कि नहीं, क्योंकि फिर ये तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे बन रहा है. तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल, यहां लिखते हैं, एंगल FOB प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. नेक्स्ट, सिमिलरली अगर आप नीचे वाला पार्ट देखते हो शुभम, OA is also a ray on FE. So angle FOA plus angle AOE, this will also be equal to 180 degrees. अब क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है,
दोनों 180 के इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, तो FOB प्लस BOE इज इक्वल टू FOA प्लस AOE, और यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, देखो क्योंकि वो दोनों सेम एंगल से, तो जिसके कारण आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा FOB एंगल इज इक्वल टू FOA एंगल, हेंस प्रूफ। ठीक है शुभम, इज दिस क्लियर? सिंपल सा था, आपको ये समझना था कि अगर वो ऑपोजिट दिया हुआ है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई रे गिरती है ना, जैसे OB एक तरीके से स्ट्रेट लाइन के ऊपर का ही रे है, तो OB के कारण वो जो दो एंगल बन रहा है FOB एंड BOE, उन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर। सिमिलरली FOA एंड AOE वो भी लीनियर हो जाएगा। शीजा पूछ रही है कैंसिल कैसे हुआ सर? शीजा यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, रे OB रे OE बाइसेक्स AOB, तो ये दोनों का वैल्यू XX मान सकते थे ना, दोनों का वैल्यू XX मानते तो अगले स्टेप में हम वही लिखते कि प्लस x, यहाँ पे भी प्लस x लिखते, फिर वो कैंसिल हो जाता, तो मैंने एक स्टेप को स्किप किया। These two angles are equal because OE बाइसेक्ट कर रहा है AOB को, बाइसेक्ट करने के कारण AOE एंड BOE का वैल्यू सेम होता। ठीक है, अपूर्वा थर्ड लाइन कौन सा कह रहे हो, एक बार स्क्रीन पे मार्क कर दो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थर्ड लाइन कौन सा कह रहे हो, स्क्रीन पे मार्क कर दो एक बार, ये वाला देखो, चलो रब कर लो वहां से, चलो मैंने कर दिया। सो यहां पे क्या है कि दिस वैल्यू देखो, ध्यान से देखो, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर एक चीज 180 डिग्री के बराबर है, सेकेंड चीज भी अगर 180 डिग्री के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो FOB प्लस BOE को यहां लिखा, लेफ्ट में लिखा है, और FOA प्लस AOE को राइट में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो मूव ऑन करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में दिया हुआ है OP बाइसेक्ट BOQ। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है जानते हो? जब जहां पे बाइसेक्ट लिखा हुआ है ना, उसको फिर XX कर लो, अलग अलग एंगल दे दो, थोड़ा सा चीजें आसान हो जाती है। फिर बोला है OQ बाइसेक्ट AOC, OQ बाइसेक्ट AOC, अब ये अलग हो गया ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो अगर ये Y होगा, इसको X मान लो, इसको X मान लो, ठीक है, एंड इसको Y मान लिया, इसको Y मान लिया। क्यों Y मान रहे? बिकॉज इफ OP बाइसेक्ट कर रहा है, OP अगर BOC एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर OQ AOC को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो भी उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत यहां तक? शुभम यहां तक कोई दिक्कत क्या? पता चल रहा है दोनों YQ होगा, दोनों XQ होगा। ओके, अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर के एंगल्स है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर के एंगल्स है, तो आप क्या लिखोगे? एंगल AOQ प्लस एंगल QOC प्लस एंगल COP plus angle POB, all these sums will be equal to how much? All these sums will be equal to 180 degrees. प्रयांश आपका इंटरनेट का इश्यू होगा इसलिए आप बार बार लीव कर जा रहे हो, ठीक है। सो नाउ अगर इसके जगह पे हम वैल्यू रखें तो y प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज हुआ। तो यहां से ये हो जाएगा 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लेके दूसरी साइड में भेज दोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। आपको प्रूफ करना है POQ इज इक्वल टू 90।
आपको प्रूफ करना है POQ इज इक्वल टू 90। डायग्राम में देखो POQ क्या है, डायग्राम में देखो POQ इज इक्वल टू योर एंगल POC प्लस एंगल COQ। तो POC को तो x बना के रखे हैं, COQ को y बना के रखे हैं। तो अगर आपने इसको 1 मार्क कर लिया है तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग 1, ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग 1। तो प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, वेरी गुड। अक्षर एडवांस क्वेश्चंस हम लोग बाद में डील करते हैं ना, अभी नहीं डील करेंगे, ठीक है? एडवांस क्वेश्चंस बाद में डील करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास 30 मिनट्स का टाइम है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, राइट? तो चलो स्लाइड पे चलते हैं। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होते हैं? तो पैरेलल लाइंस के बारे में तो डेफिनेशन हमको ऑलरेडी पता है, दैट if two lines in the same plane do not intersect when produced on either side, then such lines are said to be parallel to each other. अगर दो लाइंस को आप जितना भी खींचो दोनों साइड में, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो वो पैरेलल लाइंस बन जाएंगे, ठीक है? जैसे आपके स्क्रीन पे लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल टू ईच अदर। फिर बात करते हैं ट्रांसवर्सल वाला लाइन। ट्रांसवर्सल वाला लाइन क्या होता है? So transversal wala line is a line that intersects two or more straight lines at distinct points. दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस को जो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसी को बोला जाता है ट्रांसवर्सल वाला लाइन, ठीक है? तो अब हम लोग जैसे ये देखो, ठीक है? डिस्टेंस नहीं स्टूडेंट, एक छोटा सा डाउट होता है, एक छोटा सा डाउट होता है लोगों को कि ट्रांसवर्सल हमेशा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप थोड़ा डीप में स्टडी करोगे, यू विल सी, जो अच्छे बुक्स होते हैं उन अच्छे बुक्स में बोला जाता है दैट ट्रांसवर्सल इज अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स टू और मोर देन टू लाइंस। हम जो स्टडी करने वाले हैं ना, वो स्टडी करेंगे जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, वो हम स्टडी करेंगे। यस रजनीश सर, थोड़ा पीछे वाला पेज लाइए ना। बोलो। सर हो गया, बस थोड़ा इसी को देखना था। ओके। सो अब जैसे कि लाइन M, देखो गाइस, ट्रांसवर्सल वाले लाइन का पैरेलल से कोई लेना देना नहीं है। आई एम डिस्कसिंग अबाउट अब आप लोग क्या है कि जब आप एक 9th की बुक को उठाओगे तो 9th की बुक में वो क्या करते कि they will say that transversal is a line which intersects two or more than two parallel lines, but actually में transversal क्या होता है? Transversal is a line which intersects two or more straight lines at different points. Two or more straight lines at distinct points, अलग अलग points पे intersect करता है। जैसे कि ये देखो लाइन M और लाइन N, डायग्राम दिख रहा है आपको? लाइन M एंड लाइन N, इनको इंटरसेक्ट करने वाला, ठीक है, इनको लाइन L जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे? पॉइंट A और पॉइंट B पे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, हियर लाइन L इंटरसेक्ट्स लाइंस M एंड N एट पॉइंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली। और उसके कारण कितने एंगल्स फॉर्म हुए? तो उसके कारण 8 एंगल्स फॉर्म हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, वहां पे 8 एंगल्स फॉर्म हुए। तो जो अंदर की तरफ जो एंगल्स होते हैं उनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स, और बाहर जो फॉर्म हो रहे हैं उनको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल्स। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अंदर मतलब कि ये 3 4 5 6, दीज आर कॉल्ड एज द इंटीरियर एंगल्स। इनको बोला जाएगा
और एक्सटीरियर मतलब ये बाहर वाले हो जाएंगे। ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। यस साकेत, ट्रांसवर्सल में सर इक्वल हाफ या सर ऐसे कोई कहीं से आके सर लाइन कहीं से भी इक्वल का कोई लेना देना नहीं। ओके ठीक सर, है। हाँ, आशु ने पूछा सर ट्रांसवर्सल लाइन 3 पैरेलल लाइंस पे भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है आशु, बिल्कुल हो सकता है, हम आगे वो भी स्टडी करेंगे, ठीक है। श्रेया ने पूछा है सर पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस में ट्रांसवर्सल पे सेम टाइप ऑफ एंगल फॉर्म होता है? देखो श्रेया, when a line intersects two lines, whether they are parallel or intersecting, there will be 8 angles formed, जिसमें से 4 इंटीरियर होंगे, 4 एक्सटीरियर होंगे। बट यहाँ पे हम वो करेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, इन सब के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये जो है ना, दिस इज फॉर अ स्पेशल टाइप वेयर the transversal is intersecting 2 parallel lines. Only then we use the terminologies corresponding angles, alternate interior, alternate exterior, वो वगैरह वगैरह, वो हम वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। गेटिंग दिस श्रेया? तो आप ये नहीं कह सकते कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी करेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, वहां पे नहीं बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस में को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये सब नहीं बनेगा, ठीक है। पैरेलल वाला इसके बाद आएगा। अपूर्वा, यस, वो यहाँ पे इस डायग्राम में M and N आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ क्या देखा, हमने समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो ट्रांसवर्सल लाइन इज अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स 2 or more straight lines at distinct points. Let's look at the definition once again. A line that intersects 2 or more straight lines at distinct points is called a transversal वाला line, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। These angles formed, the pair of angles formed when a transversal intersects 2 lines are, ये जैसे कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट किए, तो ये देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल are known as corresponding angles if both lies either above और बिलो द लाइंस। मतलब अगर 2 स्ट्रेट लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है 2 अलग अलग पॉइंट पे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो वहां पे 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं जो आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट है। उनमें कुछ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप कैसे पहचानोगे? इस लाइन को पढ़िए जरा। They will be on the same side of the transversal and both will lie either above the line or below the line. मतलब corresponding angles ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होंगे। तो अगर हम लेफ्ट वाले पार्ट को देखें, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ आपको अभी कौन कौन सा एंगल देखने को मिल रहा है। एल वाला जो ट्रांसवर्सल है उसके लेफ्ट में अभी आपको कौन कौन सा एंगल दिख रहा है डायग्राम में? Please let me know the value answers in the chat box. Hurry up. All the angles. I'm not saying corresponding angles. मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में आपको कितने एंगल्स दिख रहे हैं, कौन कौन से एंगल्स दिख रहे हैं? Very good. So it is 1, 4, 5, 8. It is 1, 1, 4, 5, 8, ये हमारे लेफ्ट में हो गए। राइट में कौन से हैं? राइट में ये हो गया 2, 3, 6, 7। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से एंगल होंगे? पहले तो वो सेम साइड पे लाई करेंगे ट्रांसवर्सल का, लेकिन सेम साइड पे होने के साथ साथ दोनों एंगल्स या तो लाइन के ऊपर होंगे या दोनों एंगल्स को लाइन के नीचे होना पड़ेगा। यहीं पे ये सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है। इफ, यहां पढ़िए, इफ बोथ लाइज आइदर अबव और बिलो द लाइंस। तो अब पेयर्स कौन सा बना है देखो। एंगल 1
इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 5, इनको करेस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाएगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 5 की खासियत क्या है, ये दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे है और दोनों लाइंस के ऊपर है। एंगल 1 भी लाइन के ऊपर है एंड एंगल 5 भी लाइन के ऊपर है। नेक्स्ट क्या है, एंगल 2 एंड एंगल 6। अच्छा, पहले एंगल 2 एंड एंगल 6 से पहले जाते हैं हम लोग 4 और 8 पे। 4 और 8 की खासियत क्या है, 4 and 8 are both on the left side of the transversal. It is on the left side of the transversal and also below the two lines. Angle 4 M के नीचे है, angle 8 N के नीचे है। तो angle 4 and angle 8 को बोला जाएगा pair of corresponding angles। फिर बात करते हैं ट्रांसवर्सल के राइट वाला। ट्रांसवर्सल के राइट में कौन से दिख रहे हैं, तो 2, 3, 6, 7। सेम तरीके से देखोगे तो 2 और 6 दोनों राइट में भी है और दोनों ऊपर है। 2 जो है वो M के ऊपर आ रहा है, 6 जो है वो N के ऊपर आ रहा है। तो एंगल 2 एंड एंगल 6 will form a pair of corresponding angles. Is this okay? Any doubts? So finally ये इस तरीके से 4 pairs of corresponding angles form होंगे। इस तरीके से 4 pairs of corresponding angles form होंगे। Is this clear to everyone? Again मैं repeat कर रहा हूं, जो लोग इस chapter को पढ़ चुके हैं, I am not saying the angles are equal. I am not saying the angles are equal. I am saying that these two will be the corresponding, these will be the pair of corresponding angles. Equal कब होता है वो हम आगे देखेंगे। अभी तो हम बस इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दो लाइंस को एक तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है अलग अलग पॉइंट पे, तो वो जो 8 एंगल बनते हैं, उन 8 एंगल्स में क्या क्या एंगल्स होते हैं, तो उनका अलग अलग स्पेशल नाम है। पहला है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर? ऑल्टरनेट इंटीरियर, अब मैंने पिछला स्लाइड में इंटीरियर एंगल्स क्या बात किया था, जो अंदर की तरफ होते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, देखो डायग्राम पे 3, 4, 5, 6। यू कैन से इट इज बिटवीन द टू लाइंस। इंटीरियर एंगल्स आर द एंगल्स विच आर बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जब हम नाम लेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जब हम नाम लेंगे, तो इंटीरियर एंगल्स को तो कंसीडर करना ही है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होगा, अगर आपने एक लेफ्ट का लिया है, और रीड द डेफिनेशन वंस, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वो वाले इंटीरियर एंगल्स विच आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब अगर आपने एंगल 4 को कंसीडर किया है, तो एंगल 4 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब आपको क्या करना है, दूसरी लाइन पे आपको देखना है वो एंगल जो कि ट्रांसवर्सल के राइट में आ रहा है और इंटीरियर है। एंगल 4 is the interior angle of line M. Angle 6 is the interior angle of line N. Angle 4 is on the left side of transversal. Angle 6 is on the right side of transversal. That is why angle 4 and angle 6 will form a pair of alternate interior angles. Similarly, if you look at angle 3 भी तो इंटीरियर है, अभी तक हमने उसको कहीं नहीं देखा, बट एंगल 3 लाइन M का इंटीरियर एंगल है और वो राइट साइड में आ रहा है। तो आपको लाइन N पे जब देखना होगा, तो लाइन N पे आप ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड वाला एंगल देखोगे। वो राइट में आ रहा था तो लेफ्ट साइड में देखोगे। तो दूसरा लाइन पे लेफ्ट साइड में कौन सा एंगल आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसलिए 3 और 5 को बोला जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आर वी क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड्स। एनी डाउट्स टिल नाउ? समीर पूछ रहा है लेफ्ट में तो 4 भी हुआ है ना सर, लेकिन समीर वो 4 जो है वो उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है,
अगर आप एक लाइन का लेफ्ट साइड का एंगल उठाए हो तो आपको ऑल्टरनेट में दूसरा लाइन पे जाना है, ऑल्टरनेट में अब आपको दूसरा लाइन पे जाना है, ठीक है। ओके अदिति, ओके साकेत। Similarly, alternate exterior. Similarly, we have alternate exterior. अब exterior angles की अगर हम बात करें तो exterior angle कौन से थे? ये जो ब्लू कलर से मैंने एरो बनाया हो, बाहर वाले एंगल्स जो n के ऊपर या n के नीचे लाई कर है, तो 1 2 7 8 1 2 7 8। तो यहाँ पे जब हम alternate exterior की बात करेंगे तो alternate angles ही कंसीडर करोगे, लेकिन एक्सटीरियर वाले कंसीडर करोगे। तो इनका डेफिनेशन क्या है? इनका डेफिनेशन है द पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड एज द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें 1, तो एंगल 1 आपका m का लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, 1 का लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको n के राइट हैंड साइड में जाना है, n के राइट हैंड साइड में जाना है और एक्सटीरियर एंगल को पकड़ना है। तो n के राइट हैंड साइड में जाओगे और एक्सटीरियर एंगल को देखोगे तो आपको सिर्फ एक एंगल मिलेगा विच इज 7। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। अक्षर पूछ रहा है सर डेफिनेशन भी याद करना होता है? नहीं अक्षर, अगर आपको समझ में आ गया काम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर लाइन m ऊपर वाली लाइन का राइट हैंड साइड वाला एंगल देखोगे, ऊपर वाली लाइन का राइट हैंड साइड का एक्सटीरियर एंगल देखोगे तो एंगल 2 आ रहा है। अब क्योंकि हमने राइट हैंड साइड वाला एंगल देखा है ऊपर वाली लाइन का, तो नीचे वाली लाइन में आपको लेफ्ट हैंड साइड का एक्सटीरियर एंगल देखना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा नीचे वाले लाइन का 5 और 8, लेकिन 5 इंटीरियर एंगल है और 8 आपका एक्सटीरियर एंगल है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे 2 और 8 एक पेयर बना रहे हैं एंड 1 और 7 एक्सटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं, ठीक है। समीर कह रहा है सर एंगल 1 and angle 2 forms a linear pair. Yes Samir, angle 1 and angle 2 in this case will form a linear pair. Last, interior angles on the same side of the transversal. तो ये तो गाइस आपको सब कुछ पहले ही बता दिया, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होना चाहिए एंड इंटीरियर होना चाहिए। इसको आप किससे रेफर करते हो? इसको आप को इंटीरियर एंगल्स के नाम से भी रेफर करते हो, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या फिर को इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या फिर को इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो क्या बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल्स तो डायग्राम को देखो तो 3 4 5 6 ही है, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, ओनली दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। तो अब अगर हम सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की बात करें तो एंगल 4 एंड एंगल 5 आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, angle 4 and angle 5 are on left hand side, and angle 3 and angle 6 are the interior angles on the right hand side, so they will be called as the co-interior angles, ठीक है। so the main important thing in this case कि आपको सारे अलग अलग इंटीरियर एंगल समझ में आने, सारे जो अलग अलग पेयर बन रहे हैं ना, सारे अलग अलग जो पेयर बन रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? जो अलग अलग पेयर्स बने हुए हैं वो पता चल रहा है? एक सवाल पूछा है अपूर्वा ने, व्हाट आर एलाइड एंगल्स। तो अपूर्वा थोड़े से बुक्स वगैरह में एलाइड एंगल्स आर अगेन को इंटीरियर एंगल्स, allied angles are again co-interior angles. समीर कह रहा है कि how many linear pairs are there? तो समीर कितने linear pairs फॉर्म हो रहे हैं? तो 1 2 का पहला, 2 3 सेकेंड, 3 4 चौथा, 4 1 फोर्थ। तो 4 linear pair ऊपर फॉर्म हो रहा है, 4 linear pair नीचे फॉर्म हो रहा है, ठीक है समीर। There are 8 linear pairs. अक्षर कह रहा है these are the things of class 7. Exactly अक्षर, बट एक बार रिवाइज कराना होगा, लोग भूल जाते हैं चीजें। अपूर्वा श्रीजा कह रही है सर वर्टिकल ऑपोजिट इसमें भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल श्रीजा, अगर हम यहाँ पे देखें तो एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स
एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, 5 एंड 7, 6 एंड 8 ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे कौन से टर्म्स देखे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स। अब हम पढ़ते हैं आगे एक्सियम। इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines then each pair of corresponding angles formed are equal। अब यहीं पे मैं आपको समझाना चाहता हूं, होता क्या है कि स्टूडेंट्स हम लोग जनरली थोड़ा सा सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। लोग क्या करते हैं कि ट्रांसवर्सल को समझते हैं कि दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसी को ट्रांसवर्सल बोला जाता है, बट जब अच्छे से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ट्रांसवर्सल इज अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, और उसमें वो सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। बट जब एक पर्टिकुलर केस पे आते हैं हम, द पर्टिकुलर केस व्हेन द ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, व्हेन द ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, तो अब ये जो लाइन M और लाइन N दिख रहा है ना, ये अब इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। अगर ये पैरेलल लाइंस होते तो भी ये सारे एंगल्स फॉर्म होते, तो भी ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, तब भी ये फॉर्म होते। लेकिन पैरेलल लाइंस के केस में एक एक्स्ट्रा खासियत हो जाती है कि ये सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मींस कि अगर लाइन M और लाइन N पैरेलल होता तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बने हैं? हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने हैं एंगल 1 एंड एंगल 5। पैरेलल लाइंस के केस में एंगल 1 और एंगल 5 का वैल्यू भी सेम होता, एंगल 2 और एंगल 6 का वैल्यू भी सेम होता, एंगल 4 एंड एंगल 8 का वैल्यू भी सेम होता, एंगल 3 एंड एंगल 7 का वैल्यू भी सेम होता। ऑल द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। Similarly, all the pairs of alternate interior angles will be equal. Similarly, all pairs of alternate exterior angles will be equal. And similarly, all pairs of co-interior angles will also be equal. And this is what you are going to study in the second exercise of Avanti module of this chapter. ठीक है? तो मैंने बस डिटेल स्टडी के लिए एक बार हमने सारी चीजों को रिवाइज किया है। अक्षर को इंटीरियर एंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कैसे पढ़ोगे? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अगर आप डायग्राम को देखते हो, सो द एंगल्स आर 3 4 5 6 3 4 5 6 and if I say look at the interior angles which are on the same side of transversal, so 4 and 5, angle 4 and angle 5 both are on the left hand side of the transversal and are also interior angles. Similarly, angle 3 and angle 6 both are on the right side of transversal and are interior angles. Okay, Samir keh raha hai transversal happens if both lines already intersect. No Samir, transversal is a line which intersects two or more straight lines. Now those straight lines can be intersecting or those straight lines can be parallel, but transversal will be the line which is going to intersect those straight lines at different points. ठीक है, मूविंग अहेड, जल्दी से आप इस एक्सियम को समझते हैं। ये एक्सियम कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जितने भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो सबके सब इक्वल होंगे। ठीक है, एक्सियम्स के कोई प्रूफ नहीं होते हैं, ये प्रूवन स्टेटमेंट्स होते हैं, तो हमें इनका प्रूफ नहीं देखना होता है, हम प्रूफ देखते हैं थ्योरम्स का। ठीक है, तो यही चीज लिखी हुई है, व्हेन लाइन L intersects two parallel lines M and N then we see that each pair of corresponding angles are equal. तो उस डायग्राम को अगर आप जाके देखोगे तो उस डायग्राम में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। द कन्वर्स ऑफ दिस एक्सियम, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, लाइंस तो स्ट्रेट ही होंगी, such that a pair of corresponding angles are equal then the two lines are parallel to each other. अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है इस तरीके से कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हुए हैं वो इक्वल है, तो उस केस में आप ये भी कह सकते हो कि वो दोनों लाइंस क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो आवर एक्सियम 2 इज एक्चुअली द कन्वर्स ऑफ एक्सियम 1।
axiom 2 is the converse of axiom 1. Transversal is also a straight line ना अक्षर, it is also a straight line. ठीक है, तो देखो पहला एग्जाम क्या कहता है, पहला एग्जाम कहता है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. Axiom 2 is just the reciprocal. It is saying that if a transversal intersects two lines in such a way that the corresponding angles formed are equal, then these two lines are parallel to each other. ठीक है. Next theorem, if transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal. साकेत, एक्सियम 2 आपका एक्सियम 1 का उल्टा है. एक्सियम 1 पे देखोगे तो ये आपको कंडीशन था, ये आपका कंक्लूजन था, है कि नहीं. अब एक्सियम 2 क्या है, इसका उल्टा है. तो अब एक्सियम 1 का जो कंक्लूजन है वो नीचे जाके कंडीशन बन जाएगा, और ऊपर का जो कंडीशन है वो नीचे जाके कंक्लूजन बन जाएगा. तो एक्सियम 2 कह रहा है कि जब आप एक स्ट्रेट लाइन को दो लाइन से इंटरसेक्ट कराते हो ना, तो अगर वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल जो बन रहा है वो अगर वहां पे इक्वल हो गया, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो जो दो लाइंस जिस पे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा था ना, वो दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी. ठीक है, वो दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी. तो अगर हमको कहीं पे पैरेलल लाइंस प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एक्सियम 2 का हेल्प लेंगे. लेकिन अगर हमको कहीं पे ऑलरेडी पैरेलल लाइन दिया हुआ है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक्सियम 1 को यूज करेंगे. ठीक है. सो थ्योरम 1 कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, then each pair of alternate angles are equal. Alternate interior. तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है प्रूफ करने का, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा. अभी फिलहाल के लिए अपन ये समझ के रखें कि ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे. तो ये जो मार्किंग दिख रही है, अगर ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, और ये अगर y होता है, तो ये भी y हो जाएगा. ठीक है. एक बार मैं आपको मॉड्यूल पे ले चलता हूं. तो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी नीड टू कवर? वी नीड टू कवर द एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल. तो ये तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया. वी गेट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वी गेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वी गेट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंड वी गेट को इंटीरियर एंगल्स. तो ये हमने एंगल्स के बारे में तो स्टडी कर लिया है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम फॉर पैरेलल लाइंस. इसके अंदर दो एक्सियम आता है, एक आता है एक्सियम 1 और एक आता है एक्सियम 2, जो हमने दोनों देख लिया है. इसके बाद हमको स्टडी करना है थ्योरम ऑन ऑल्टरनेट एंगल्स एंड थ्योरम ऑन को इंटीरियर एंगल्स. तो मैं यहाँ पे आपको बस अभी इतना समझाना चाहता हूँ कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, so corresponding angles formed will be equal in measure, alternate interior angles will be equal in measure, alternate exterior angles will be equal in measure, and co-interior angles का sum 180 डिग्री होता है. co-interior angles का sum 180 डिग्री होता है. श्रीजा पूछ रही है कि सर एक्सियम एंड थ्योरम अलग क्यों है? श्रीजा, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिन यूक्लिड ज्योमेट्री में हम ऐसे इसका डिस्कशन करेंगे. एज ऑफ नाउ इसको इतना समझ के रखो कि एक्सियम्स आर सम प्रूवन स्टेटमेंट्स जिसका हम प्रूफ नहीं देखते हैं. एक्सियम्स आर सम प्रूवन स्टेटमेंट जिसका हम आशु प्लीज टाइम खत्म है, आप रिकॉर्डिंग देखना. एक्सियम्स आर सम प्रूवन स्टेटमेंट्स जिसका हम प्रूफ नहीं देखते, एंड थ्योरम्स होते हैं जिनका प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सियम्स का यूज किया जाता है. ठीक है. सो ये देखो, जैसे इस डायग्राम, गाइज वी विल बी डूइंग 1 क्वेश्चन ओनली, सो स्टे हियर फॉर 2 minutes.
we will be doing one question here, so stay for 2 minutes. Look at this diagram. In this diagram, M is parallel to N and line L is a transversal. Angle 1 is equal to 45 degrees. I need to find out angle 5 and angle 8. Okay, तो देखो सबसे पहले एंगल 1 45 डिग्री दिया हुआ है, मैं लिख रहा हूं, आपको जल्दी नोट करना है ये भी. तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. पैरेलल लाइन के केस में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल इन मेजर होते हैं. ठीक है, अच्छा, सो दे बोथ विल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज. दे बोथ विल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज. नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एंगल 1 का वैल्यू अगर 45 है तो एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा? आप क्या बोलोगे? एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा? आप क्या बोलोगे? एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म लीनियर पेयर? बिकॉज दे फॉर्म लीनियर पेयर. तो वहां से एंगल 2 कितना निकल कर आ जाएगा? एंगल 2 निकल कर आ जाएगा 180 माइनस 45 दैट इज 135 डिग्रीज. ओके, नेक्स्ट, अब एंगल 2 किसके साथ करेस्पॉन्डिंग है? एंगल 2 किसके साथ करेस्पॉन्डिंग है? तो एंगल 2 इज करेस्पॉन्डिंग टू एंगल 5 करेस्पॉन्डिंग. तो हमने 1 को 1 दिया हुआ था, 2 निकाल लिया उसके हेल्प से हमने 6 निकाल लिया, उसके हेल्प से हमने 5 भी निकाल लिया. तो एक तरीके से हमने ऊपर वाले एंगल्स तो निकाल लिए. अब हम आते हैं अंदर वाले एंगल्स पे. देखो, नोट करते रहना, प्लीज नोट करते रहना. कैन आई से एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4? कैन आई से एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4? हाउ? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. Angle 2 will be equal to angle 4 using vertically opposite angles. ठीक है. Similarly, angle 1 is equal to angle 3. How? Angle 1 is equal to angle 3 using vertically opposite angles. ठीक है. अच्छा, अगर मैं alternate exterior यूज करना चाहता हूं, angle 1 is equal to angle 7. Angle 1 is equal to angle 7 कौन सा रूल से? Alternate exterior angles. Yes, Ankit. सर वर्टिकली से सर एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. मैं बस सारे अलग अलग जो हमने सीखे हुए ना एंगल्स में सबको यूज करना चाहता हूँ. यस समीर. समीर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, फिर से बोलना. एंगल 1 एक्यूट और एंगल 7 ऑब्टूज है. सॉरी, सही है. मैंने यहाँ पे गलती क्या की है. ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट का मतलब है कि अगर एक लेफ्ट का लिया तो एक राइट का लेना होगा ना. तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू, जल्दी में गलती हो गई है, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 8. स्टूडेंट्स प्लीज करेक्ट दिस. एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 8 alternate exterior. ठीक है. Similarly, angle 2 will be equal to angle 7. Again same reason, alternate exterior. तो मैंने corresponding यूज कर लिया, मैंने vertically opposite यूज कर लिया, मैंने alternate exterior यूज कर लिया. क्या बचा? We are left with alternate interior angles. तो alternate interior angles. अब अगर मैं देखूं तो angle 3 is equal to angle 6 ब्रैकेट में alternate interior angles. Angle 3 is equal to angle 6 alternate interior angles. Similarly, angle 4 is equal to angle 5. Angle 4 is equal to angle 5. This will also be called as alternate interior angles. ठीक है. तो angle 3 is equal to angle 6 हो गया, angle 4 is equal to angle 5 हो गया. Basically what I'm trying to show you guys is that if two parallel lines are intersected by a transversal, that alternate interior angles equal होंगे, alternate exterior angles equal होंगे, corresponding angles equal होंगे. उसका use हम क्वेश्चन में इस तरीके से कर सकते हैं.
अब इससे आपको ये भी पता चल गया दैट अगर एक एंगल की भी वैल्यू पता है तो आप बाकी 7 एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके। अगर सिर्फ एक एंगल की भी वैल्यू पता है पैरेलल लाइन के केस में, नॉट इन एनी अदर स्ट्रेट लाइन, ओनली फॉर अ पैरेलल लाइंस, then you can find the measure of the remaining 7 angles easily. Am I clear here? कोई डाउट है यहाँ पे? क्या आपने सारी चीजें नोट कर ली है जो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है? वेलकम अदिति। आशु कह रहा है कि सर अगर किसी का पता नहीं हो तो, आशु अगर हमको 8 में से कोई भी एक नहीं पता होगा तो हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर इन 8 में से कोई भी वैल्यू हमें नहीं पता होगा फिर हम उसे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। वी नीड एटलीस्ट वन एंगल, वी नीड एटलीस्ट वन एंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको मैं मेनली क्वेश्चंस दूंगा ना, तो उन क्वेश्चंस में पैरेलल लाइंस इन्वॉल्व होंगे। सुनो सब कोई, उन क्वेश्चंस में पैरेलल लाइंस इन्वॉल्व होंगे और आपको करस्पॉन्डिंग एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो स्क्रीन पे जो एंगल्स हमने यूज किया है, अभी जो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं एंगल्स का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। स्क्रीन पे मैंने एक एंगल का यूज नहीं किया है, वन पेयर, दैट इज को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का मैंने प्रूफ नहीं किया है, तो आप उसको बिना यूज किए हर क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, बिना यूज किए हर क्वेश्चन को सॉल्व करना। होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा, होमवर्क आपको ग्रुप पे बता दूंगा। ठीक है गाइस, लेकिन प्लीज सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड ट्रिगोनोमेट्री। I have already explained you in the last lecture at the very start that chapter 6, 7, 8, 9, 10. These are 5 chapters of geometry and it is going to take us at least 2 months. 2 महीने टाइम लग जाएंगे। और अगर आप लाइन्स एंड एंगल्स में वीक हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लाइन्स एंड एंगल्स में वीक हो, आप ऑटोमेटिकली बाकी सारे चैप्टर्स में वीक हो जाओगे, ऑटोमेटिकली बाकी सारे चैप्टर्स में वीक हो जाओगे। So you have to work hard for this particular chapter. You cannot leave any stone unturned in this case. I hope this is clear to everyone. This is very important topic. We have started with geometry, मतलब core geometry, Euclid geometry की बात नहीं कर रहा, core geometry की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए इसमें थोड़ा भी ढीलापन नहीं होना चाहिए आपके एंड से। ठीक है, और अदिति पूछे सर ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगा? अदिति, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट क्लास में भी किया हुआ है। आपकी बहन क्लास 12th में, उन लोगों का हम ऑफलाइन नेक्स्ट वीक से शुरू कर रहे हैं फॉर जूनियर बैचेस 8, 9, 10। 8, 9, 10th वाले में क्या है, हम लोग मतलब देखेंगे, थोड़ा बाहर का माहौल देखेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स होता है, तो देन वी विल स्टार्ट विद द ऑफलाइन क्लासेस। ओके, चलो फिर, थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस विल बी इट। एंजॉय द वीकेंड। छोटा मोटा काम दूंगा 2 घंटे का मैक्सिमम। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। Yes, Samir, we will be covering all the questions in a मतलब all the geometry chapters continuously, consecutively, मतलब एक के बाद एक चलेगा, तभी सबसे अच्छे तरीके से समझ में आता है। ठीक है, चलो फिर एंडिंग द सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर।